प्रिय मित्रों, तो लीजिए आपके एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल आ चुका है। आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मैं आपकी जो भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ। और लीजिए आज हम वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले अगर आप उसको ठीक से समझ ले, देख ले, तो एग्ज़ाम के अंदर पेपर को कैसे मैनेज करना और कितने क्वेश्चन करने, ये सारी चीज़ें आज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पेपर को सही से मैनेज कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर कि 40% नंबर कैसे लाएं। अरे यार, मस्त रहिए, 40 नंबर की कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है कि 40 नंबर क्या 40% के आप 40, 50, 60% तो आप बिल्कुल इजी वे में आप ले आएंगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अंदर एक तो मार्किंग कैसे होती है, आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और दूसरी बात जो नंबर आपके आएंगे, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उस कंटेंट में कहाँ से कौन कौन सा और कितना कितना किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन तो इजी वे में कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाएं, ठीक है ना। मैं ये आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के और आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएं। बस मैं जो आज इसके अंदर बता रहा हूँ मेरे अनुभवों के आधार पर उस गाइडलाइन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें ताकि आप वहाँ पर अच्छा काम कर सकें। मैं बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहली बात तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लें वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें, जो आपको पता ही है। हाँ, देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो 11th 12th, मैं सबसे पहले 11th 12th और 10th है ना, इस पार्ट के अंदर घुस रहा हूं। आपको पता है कि जो 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न, उसमें से 130 प्रश्न आपके इसके होंगे मैथ्स के। अब इसके अंदर मैथ्स के अंदर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मैंने थोड़ा इसके अंदर मिक्स कर दिया है और फिर इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज सेट किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं करूँ आपको काम कैसे करना जो बता देता हूँ मैं इस वीडियो के पहले तो मैं किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और हम उसमें से कितने कर पाते हैं, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं। आप इसको ठीक से समझें। मैं इस वीडियो के एंड में पेपर को कैसे मैनेज करना है, जब पेपर सामने होगा कितने क्वेश्चन आपको उसमें से करने हैं, कितने क्वेश्चन करने के बाद आपको नेगेटिव में ले जाएंगे जिससे हमें बचना है, और वापस हमें स्कोर को भी हमें मेरिट के लायक बनाना है। ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी स्थिति है। ये चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताना चाहूँगा, ठीक है। आप लास्ट में इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। पढ़ाई करना अलग बात है, पेपर को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप ठीक से इसको देखें। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं इसके अंदर, जैसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके मैट्रिक्स, ठीक है, 12th क्लास का लेवल, और इसमें कुछ पार्ट भले आप आगे का भी जोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, और 2 प्रश्न कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। और मैट्रिक्स के टॉपिक को आपको 12th लेवल का बिल्कुल ठीक से स्टडी कर लें। और मैंने जहां जहां से बताया है, मैंने भी जो लेटेस्ट बुक में से बताया क्वेश्चन, बुक खोल करके कि कहाँ कहाँ से स्टडी करना, वहां से आप उसको ठीक से देख लें, आपके ये दोनों क्वेश्चन सही होंगे। फिर बात करूं मैं दूसरा, डिटर्मिनेंट, सारणिक। इसके भी आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर भी आपको बता रहा हूं कि 12th लेवल का पैटर्न है, बिल्कुल ठीक से देख लें। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर वो कुछ ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर वगैरह डाल करके मैं थोड़ा बढ़ाता है, तो मैंने उनको अलग से बता रखा है।
मैंने जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वहाँ से मैंने सबको किस तरीके से सेट कर रखा है, कहाँ से कौन सी थ्योरी लगानी सब बता रखा है। तो 2 प्रश्न आप ये इजी वे में कर सकते हैं। 40% की बात ही नहीं करना, हम तो 70% से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 70 से नीचे बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आज। आप एवरेज से एवरेज जो स्टूडेंट है मैं उसके लिए भी बात कर रहा हूँ, जिसको लगता है कि मैंने स्टडी नहीं की है, मेरी स्टडी बहुत ही वीक है, ठीक है, फिर भी मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या मैं उम्मीद रखूँ या नहीं? आपको बिल्कुल 101% उम्मीद रखनी है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करें। तो ये 2 प्रश्न आप इजी वे में कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत बड़े नहीं पूछे हैं, हर पेपर में मैंने पेपर का ऑब्जर्व किया है, फिर मैं ये बात रख रहा हूँ। फिर तीसरी बात आती है इसके अंदर, हाँ, वेक्टर वाली। देखिए सदिश है ना, वेक्टर के अंदर आपको 11th 12th दोनों का पोर्शन, और इसमें से लगभग आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। 5 भी बन जाते हैं कितनी बार, ध्यान देना, 4 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं। अब इससे वेक्टर के जो क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही इजी पार्ट, जो आपका 12वीं क्लास का 9वां और 10वां पार्ट है, जो मैं आपको कर चुका हूं, और अभी मैं आपको वापस सेकेंड पार्ट उसके अंदर और बताऊंगा बुक खोल करके कि बुक में कहां कहां से आपको पढ़ना है, ताकि आप ये 4 क्वेश्चन सही कर सको, ठीक है। फिर मैं चौथे पार्ट की बात करूं, ये आ रहा है संततता, कंटिन्यूटी। दूसरा साथ में ले रहा हूं मैं लिमिट्स और कंटिन्यूटी। आपके इसके अंदर लगभग 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, 2 लिमिट के और 2 कंटिन्यूटी के। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसका जो पैटर्न है, संतत कोई फलन होगा या नहीं, मैंने इसका डायरेक्ट कितने सारे वीडियो में डायरेक्ट बता रखा है। अगर आपने देखा समझ में आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, इनमें कोई भी क्वेश्चन लंबी चौड़ी कैलकुलेशन का आता ही नहीं है। लिमिट के मैंने 3-4 अलग अलग पैटर्न मैंने बता रखे हैं, आप वहीं से करें। ये 4 नंबर आपकी जेब में है, मैं दावे से जिसने CMPC चैनल से, आपके अपने इस चैनल से जो कंटेंट आपको मिला उसको अगर ठीक से देखा है, ठीक है, आप आराम से ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सही कर लेंगे। आपको एक एक टॉपिक को पकड़ना है। फिर मैं बात करूं 5 अवकलनीयता, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं, ध्यान देना, ठीक है। और ये दोनों ही क्वेश्चन अवकलनीयता प्रूव करने का भी मैंने अलग तरीका बता रखा है। फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस टाइप के फंक्शन को कैसे अवकलनीय बताना मैंने क्लियर बता रहा कि किसी फलन का अपन ग्राफ बनाए, अगर उसका ग्राफ कर्व में है, पक्की बात वो अवकलनीय है। और अगर कहीं पर भी कॉर्नर आ रहा है, तिरछा एक कोना बन रहा है ना, उसका मतलब वो अवकलनीय नहीं है, सीधी सीधी बात, ठीक है। फिर अगली बात करें हम अवकलन, ध्यान रखना अलग टॉपिक है ये। अवकलन पर इसने 3 प्रश्न पूछे हैं अलग अलग तरीके के, मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं मैक्सिमम, ठीक है। और अवकलन के अलग अलग जो बहुत सारे पैटर्न है, उसमें से मैंने कुछ खास पैटर्न बता रखे हैं आपको, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, डबल डेरिवेटिव हुआ, या फिर वो रूट के अंदर अनंत तक चलने वाले, बस उन्हीं से क्वेश्चन बनते, या फिर पैरामेट्रिक वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इनवर्स फंक्शन वाले, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन वाले पहले उनको साधारण फलन में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसका अवकलन करना, बिल्कुल इजी काम है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 ये आता है बहुत ही इजी पार्ट, इंटीग्रेशन, समाकलन। और समाकलन के इसने कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे हैं, और समाकलन का पैटर्न मैंने बता चुका हूं कि सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लंबे चौड़े कोई भी क्वेश्चन इसने नहीं पूछे हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 11th 12th का जो पार्ट ही मैं खास तौर से आपके सामने रख रहा हूं,
आप इसको ठीक से देख लें, आप आराम से 4 क्वेश्चन आपको यूं के यूं आपके सही होंगे। चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर का हुआ, सबसे प्रबल संभावना इसकी बनती है। फिर उसका अपने मोड वाला, तो मोड वाला भी मैंने अलग अलग करवा रखे हैं बहुत, आप उनको एक बार ठीक से देख लें ताकि ग्राफ बनाते ही आप उसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। फिर चलते हैं अपन 8 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है इसके अंदर इसने अलग अलग जगह 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना इजी पार्ट है, मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, थ्योरी बता रखी है, आप उसमें से देखना। ये क्वेश्चन आप इजी वे में सही कर सकते हैं, खास तौर से ध्रुवीय रूप में बदलना, डी मोवियर्स थ्योरम यूज करना। और मैंने इसके अंदर खास तौर से वो इस वाले इकाई के घनमूल पर जो 3-4 प्रश्न वो अलग अलग, इसको तो वो छोड़ता ही नहीं है, तो मैंने इसको बता रखा है इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। मूल गुणोत्तर श्रेणी में होना, ठीक है, और एक मूल दूसरे का वर्ग होना, ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होना। ये चीजें बस ध्यान रखें इसी के इर्द गिर्द। और एक खास बात क्या, डी मोवियर थ्योरम, दमाइवर प्रमेय जो है इसमें काम आती है, ठीक है। ये पावर को अंदर ले जाने के लिए दमाइवर प्रमेय लगानी ही पड़ती है, ध्यान रखना। तो ये 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे में कर लेंगे। फिर बात करते हैं अपन नोवा जो है वो है आपके क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। आप इसके अंदर देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या गुणांक पूछे, है ना, गुणांक पूछे हैं इसके अंदर। तो आप खास तौर से इसको देख लें, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन पूछे इसने। गुणांक ज्ञात करना, ठीक है, एक तो गुणा मतलब ज्यादातर तो गुणांक ज्ञात करना, या इस पद का इस पद का दोनों के गुणांक समान हो तो आर की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से पूछता है। मैंने इसके कितने ही सारे क्वेश्चन करवा रखे, बहुत सारे वीडियोस के अंदर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 10, यहां देखिए मैंने इसके अंदर गोला, बेलन और कौन, ठीक है, मैंने ये 3 चीजें इसके अंदर लिए। ध्यान देना, ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है। ग्रेजुएशन लेवल के पार्ट में जो मैंने इसके अंदर गोला, बेलन और शंकु के जो मैंने ग्रेजुएशन है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ठीक से स्टडी कर लेना है। इसके अंदर क्या है, ग्रेजुएशन में मैंने क्यों डाला है, या फिर एक काम करें, ये टॉपिक मैंने फिर से डाल रखा है, आप पहले इसके अंदर ये 10th लेवल मान लें, गोला, बेलन, शंकु। अब 10th लेवल में क्या है, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु होता है। तो ये 3 जो है इसके अंदर आपके, इस तीनों में से सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल और आयतन से बाहर वो नहीं जाता है, और इस पे इसने 3, चलो इसके अंदर 2 ही मानो क्योंकि मैंने उसको टॉपिक अलग कर लिया उसका, इसलिए 2 प्रश्न इसके मानो। फिर आप चलें 11 नंबर, त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है, और सर्कल, ठीक है ना। ये वो 9th 10th लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर 9th 10th और उसके अंदर से अपने ये जो उसके अंदर आना 12th के अंदर भी इसका 11वीं 12वीं का एरिया वगैरह निकालना, और उसका अपने क्षेत्रफल और के अलावा क्या अपने वो समीकरण निकालना, त्रिज्या, वृत्त, वो वाले, है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस पर इसने कम से कम 3 क्वेश्चन लिए हैं, मतलब दोनों को अगर मिला है तो 3 प्लस, क्योंकि त्रिभुज भी है तो 3 और आप इसमें 2 या 5 क्वेश्चन मान लें इसके, ठीक है। तो 5 इसके हो गए। फिर बात करें हम 12 अंतर समीकरण। देखिए ये पार्ट अलग है ना, अंतर समीकरण, जहां से
आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने अंतर समीकरण के अंदर जो जो पार्ट बनते हैं मैंने सब बता रखे, आप वहां से इसको देख लें। 2 प्रश्न उसके बिल्कुल फिक्स है, और जो तरीके मैंने बताए बस वो तरीके समझ लें, आप जाते ही आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चन। पैटर्न ध्यान में रखना कैसे करा रखा मैंने इसको, ठीक है। फिर हम बात करें इसके अंदर 12-13, ठीक है। 13 नंबर पे है 2D। इसके अंदर मैं जो कह रहा था सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना, खास तौर से ये लिए मैंने 2D के अंदर। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं ये भी खास तौर से 11th-12th का ही है मामला, ठीक है। आप इन तीनों में से कम आप 3 प्रश्न मान लें, ठीक है। तीनों टॉपिक से 3 प्रश्न, एक सिंपल ही पूछा, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, मैंने बता दिया है कहां से करना, कैसे करना। 14 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है 11th-12th बेस्ड है, ध्यान रखना इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने बहुत सारे ये त्रिभुज वाला पोर्शन जो है ये इसके अंदर भी शामिल है। तो इसके अंदर इसने कम से कम 3 प्रश्न पूछे हैं, ध्यान देना। 3 प्रश्न तो उसके अंदर सब में है ही है, पेपर पढ़े हैं बहुत सारे, हम इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया, पेपर कर रखे आपने। फिर 15, क्योंकि ये जो अपने 11th-12th लेवल का ही है, तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना, हमें सबसे पहले तो इसके अंदर वो 3 सूत्र याद रखने हैं, जो sin x बराबर sin y। तो इसके लिए आपको मालूम है कि x इक्वल टू क्या होता, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n y। एक तो आपको ये याद रखना, अगर कोस है तो कोस के लिए क्या है, कोस x इक्वल टू कोस y। तो ये इसमें होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और तीसरा है tan x इक्वल टू tan y। तो इसमें x इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो ये फॉर्मूले ध्यान रख करके और उस ये अगर याद कर लिए तो आप खाली ट्रिग्नोमेट्री करके आगे पीछे सेट करके आप उसको इस फॉर्म में ले आओगे और आराम से कर लोगे। इसलिए ये 3 प्रश्न मैं अपनी झोली में मान रहा हूं। फिर है 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के अंदर 10th, 11th और 12th तीनों, और इसके अंदर इसने जो कुल क्वेश्चन पूछे हैं वो इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, माध्य प्रसरण वगैरह, ध्यान है ना, मैंने उसमें माध्य प्रसरण निकालने का तरीका अलग बता रखा है, ध्यान देना। कैसे, माध्य x बार इक्वल टू होता है NP, और प्रसरण जो होता है सिग्मा स्क्वायर वो NPQ, जहां P प्लस Q1 बाइनोमियल द्विपद बंटन है ना बर्नौली का। तो ये 12वीं वाला प्रश्न, तो ये आराम से कर सकते हो आप इसके अंदर। फिर हम 16 की बात करें, हाँ ये हम 10th की बात करें, ठीक है। माध्यिका और बहुलक, माध्यिका बहुलक का एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर इसने 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे हैं माध्यिका बहुलक से। आप थोड़ा सा ठीक से समझ लेना, आप आराम से इसके 2 नंबर अपनी जेब में रखोगे। जो मैंने बता रखा है वहां से पढ़ने के लिए कह रहा हूं, नया कहीं कुछ लेने जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने चैनल पे डाल रखी है आपके अपने चैनल पर, उनमें ये चीजें अगर आपने कर रखी है, ये 2 नंबर आपकी जेब में है, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। फिर मैं चलता हूं 17 नंबर पे। 17 में बात करूं मैं, देखिए बहुत ही अलग टॉपिक है ये, AP, GP और HP। इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि ये भी 11th-12th बेस्ड ही है, और इसके अंदर इसने कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 3 में से केवल 2 प्रश्न ही कर पाने की स्थिति रखता हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसमें थोड़ा वो टाइट पूछ लेता है,
तो वो समय बिगाड़ देता है। ऐसे क्वेश्चन को हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 3 में से 2 ही मान रहा हूँ, 3 बनते हैं उसके अंदर। हालांकि मैंने कहा रखे तीनों ही अपन सही कर सकते हैं, फिर भी आपको इसको ध्यान से देख करके इसमें 2 मान लें। फिर बात करें 18वां, हाँ, लीनियर इक्वेशन 10th बेसिस। लीनियर इक्वेशन से इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप अगर रॉन्ग कर दें, कौन सा वाला ये, वो 3 कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाले, है ना, तो वो वाले ये से क्वेश्चन आप आराम से जेब में रख सकते हो। फिर नंबर 19, फिर मैं बात करूं 19 पे, ये मूल द्विघात समीकरण। रूट्स वाला। अरे भाई द्विघात समीकरण में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, पेपर के ऑब्जर्वेशन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, और तीनों ही जो क्वेश्चन है वो इसने मूलों को आगे पीछे करने वाले और मूलों की प्रकृति वाले पूछे। तो आपको ठीक से इनको समझ लेना है। मैंने इन 3 प्रश्न को अगर आपको सही करना है तो ये 3 प्रश्न आपको इस चैनल पे, आपके अपने CMPC चैनल पे जो जो कंटेंट मैंने आपको बता रखा है, आप उस कंटेंट को अगर ठीक से पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी आप ये तीनों क्वेश्चन एग्जैक्ट बहुत कम टाइम में कर लेंगे। नंबर 20 की बात करूं मैं, 20 में आ रहा है असमीका, इनइक्वेलिटी। इसका इसने केवल एक प्रश्न पूछा है, और बेचारा इतना सीधा क्वेश्चन पूछा है, मैंने करा भी रखा है। बस इसके अंदर एक जनरल प्रॉपर्टी है, वो ग्रेटर देन और लेस देन वाली, उसको थोड़ा ठीक से समझ लेना। जब अपन साइन चेंज करते हैं, ठीक है, यानी उसको ग्रेटर से लेस में बदलते हैं तो साइन चेंज होता और उसके अंदर कुछ होता, फिर अपन अपने पुराने तरीके से उसको हल करके और एक्स के मान की बात करते हैं। तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हम 21, इसमें है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने ग्रेजुएशन लेवल और 11th-12th लेवल दोनों में इतना डीप कर रखा है, ठीक है। मैंने उस पे जो करा रखे हैं, आपने पूछा भी था ग्रेजुएशन लेवल के सर इतने बड़े, इसमें कैसे क्या होगा, भाई वो एक पैटर्न समझने के लिए था। उनमें से क्वेश्चन इसने बिल्कुल 2 लाइन का पूछा है, किसी में IF पूछा है, लीनियर इक्वेशन वाला पूछ लिया है, किसी में बर्नौली इक्वेशन वाला पूछ लिया है, किसी में एग्जैक्ट वाला पूछ लिया है। तो आप आराम से इसके अंदर इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसमें से 3 क्वेश्चन की गारंटी आपको देता हूं, 4 में से 3 की। 3 क्वेश्चन आप आराम से इसमें चारों ही कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनिमम मैं इसके अंदर 3 तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, अगर आप ठीक से इसको करेंगे तो। फिर बात करता हूं मैं, लीजिए अपना बहुत ही फेमस टॉपिक है वो ऑयलर थ्योरम। ऑयलर प्रमेय के इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ऑयलर प्रमेय के दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन कहां से किस तरीके का पूछा, मैंने सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, और इसका क्वेश्चन तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, और मुझे विश्वास है आपने पढ़ा तो नहीं होगा, ठीक है। ये 2 नंबर अपनी जेब में जाने चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर हम बात करें अगला, देखिए अब एक बार जैसे आप 22 तक अपन ने इसके अंदर कर लिया है, तो इसके अंदर इसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए 3 3 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 और 5 58 58 और 2 60। याद रखें आप इस आंकड़े को, 60 वाले आंकड़े को, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इसको साफ करूंगा
ताकि मैं अगले टॉपिक वापस आपको बता सकूं। फिर इसके अंदर अगला जो टॉपिक है उसको आप देखें, मैं इसको 24 और ये है इसके अंदर वेक्टर स्पेस, ठीक है। मैंने इस टॉपिक को अभी हटा दिया है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ 25, हालांकि इसका क्वेश्चन इजी आता है, आप कर सकते हैं, लेकिन हटा दिया मैंने इसको। फिर आता है क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन, ठीक है। ये अपने 12वीं के लेवल का है, उसको अपने को 2 क्वेश्चन 12वीं के लेवल के और 2 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के। ग्रेजुएशन 12वीं के लेवल में तो डायरेक्ट वो कर्व दे देगा, मोड में दे देगा, कैसे भी दे। मैंने आपको बता रखा कर्व, ये चीज निकालने के लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, कर्व को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जो जो कर्व जरूरी होते हैं मैंने सब बताए हैं, आप उनको ठीक से करें। तो इसके अंदर आपके 2+2 ग्रेजुएशन के कुल 4 क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें से 3 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। जो इजी वे में हो जाएंगे 4 हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 ही दिए आपको। फिर बात करूं मैं नंबर 26, फिर इसके अंदर देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, अपसारी अभिसारी वाला टॉपिक। अपसारी अभिसारी को मैंने बहुत ब्रॉड लेवल पे समझा रखा है, ठीक है। फिर भी उसके अंदर आपको केवल 2-3 पैटर्न ही ध्यान रखने, वो सारे राबी टेस्ट वगैरह वो सारे कोई देखने की जरूरत नहीं है, मैंने करा रखे हैं भले ही, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने डायरेक्ट हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से और डायरेक्ट कैसे देखा जाता है वो बता रखा है इसके अंदर। कन्वर्जेंट का मतलब तो होता है कि ये एक निश्चित बिंदु पर आकर के नेट ड्रॉप हो जाती है, और डाइवर्जेंट का अंदर मतलब वो इनफाइनाइट तक चलती है, फैलती है। ये अपने को ध्यान रख करके और उसको अपने को श्रेणी को देख करके अपने को ये करना है। तो इसके जो क्वेश्चन, इसने 3 क्वेश्चन पूछे लगभग मैंने देखे हैं, आप आराम से इनको भी कर सकते हो। नंबर 27, फिर देखें, अच्छा 27 देखिए एक खास पैटर्न है, अवकलन मतलब समाकलन की सीमा के रूप में, मतलब उसका इंटीग्रेशन करना, और वो तरीका अगर आपको पता हो तो ये होता है r टेंड्स टू इन्फिनिटी और टू n, और सिग्मा याद हो तो ये इस तरीके से हमारा एक फंक्शन बनता है ये, जिसके अंदर मैंने इसका पूरा एक वीडियो अलग बता रखा है। किसी किसी पेपर में इसके 2 क्वेश्चन पूछे और किसी किसी में 1 पूछा है। तो मिनिमम होने 1 माने ये कौन सा पैटर्न है आपको याद हो तो 1/x को तो अपन dx बनाते हैं और r/n को हम x लिखते हैं, और फिर लिमिट लेते ही उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बिल्कुल इजी पार्ट, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल फिक्स है, ध्यान देना। फिर मैंने पूरा इसका वीडियो बना रखा अलग से, आप उसको देख सकते हैं। फिर लेते हैं हम यस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल थ्योरम। इसमें से इसने एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा है, कभी कभी 2 पूछे, फिर भी मैं इसको केवल 1 ही ले रहा हूं, और इसको मैंने बहुत अच्छा तरीके से दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है, और तो और कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है मैंने वो भी उसके अंदर बता रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने सही हो जाएगा। 29 की बात करें हम, फिर इसके अंदर देखिए अगला है, हाँ ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कुछ नहीं, इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल सिंपल से, 12th बेसिस है जो मैं आपको करा चुका हूं, आप ये भी प्रिपेयर कर लेंगे। 30वां आता है, हाँ ये है आपके कोची रीमान इक्वेशन। इससे जुड़े आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, ठीक है। मैंने इसी में डाल दिया इसको, जो पीजी लेवल का पार्ट है। आपके इसमें 3 बनते हैं वो जेड वाले और इसमें, और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो इसका पूछता है कोची इक्वेशन का।
तो 3 में से मैं 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करने की बात कर रहा हूं, 2 तो आप कर ही सकते हैं 3 में से। फिर इसमें अगला आ रहा है एसिम्प्टोट का, अनंत स्पर्शी। अब अनंत स्पर्शी में क्या दिक्कत है, हमने तो खूब सारे क्वेश्चन किए इसके, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं इसके, 2 भी आते हैं और 1 भी आता है, तो ये 2 क्वेश्चन अपने बिल्कुल सही बैठने चाहिए। फिर आता है 32 में है बीटा गामा फंक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने करा रखे 4-5 तो इसके फॉर्मूले से डायरेक्ट, रिडक्शन फॉर्मूला हुआ, वो गामा वो वाले है ना, इस पर तो उसने क्वेश्चन कभी छोड़ा ही नहीं है, n1 - n वाला, तो ये आपको ठीक से कर लेने हैं। इसके आपके कम से कम 3 प्रश्न बन रहे हैं जो आपको ठीक से सही करने हैं। इस टॉपिक को ठीक से करना, आपके 3 प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हम नेक्स्ट टॉपिक है वो, चलो एक और ले लेता है इधर, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। तो ये LPP के अंदर भी इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सिंपल 12th लेवल की बात कर रहा हूं मैं वो अवमुख समुच्चय अगर उसको भी शामिल करूं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स सेट वगैरह, ठीक है ना, तो वो तो चीज़ें और इसके अंदर बढ़ जाएगी। अगर अपन उसको भी शामिल करें तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और कॉन्वेक्स सेट में से 1 क्वेश्चन बनता है, 2 इसके बनते हैं, या फिर 2 उसके बनते हैं और 1 इसका बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आप ठीक से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। फिर हम बात करें 34 के अंदर आ रहा है, हाँ देखिए, एक तो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको खास तौर से इसको देखना, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे, इतने सरफेस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, कोई डीप में आपको इसके सवाल करने नहीं बैठना है, ठीक है। और जो जो हमने इस पे बता रखे, हमने कर रखे हैं इनके, बस वही करने। ये आपके 2 क्वेश्चन आपकी जेब में है, आपके अपने हैं, फ्री माइंड करिए, इनके आराम से कर लेंगे। बस इसका जितना सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो आप पढ़ लेना। फिर चलते हम, ये टॉपिक मैं दूसरी बार लिख रहा हूं, गोला बेलन शंकु। ये आपके ग्रेजुएशन वाला पार्ट BSc लेवल का, और इसके अंदर भी बिल्कुल सरफेस लेवल के डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, और कैसे पूछे मैंने इन सभी को अलग अलग, इसको 2-3 वीडियो इसके हैं, 3 वीडियो इसके हैं, 3 वीडियो इसके हैं, आप आराम से इसमें से कर सकते हैं। और आपके 3 क्वेश्चन इसके अंदर आप इजी वे में बिल्कुल अपनी जेब में डाल सकते हैं। जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपकी जेब में, बस ठीक से उसको स्टडी कर लेना आप, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, हाँ एक ये बहुत ही खास जो है रेंज डोमेन, आपको प्रांत और परिसर निकालना बता रखा है मैंने। प्रांत और परिसर को बहुत डिटेल से इसमें करा रखा है मैंने, बहुत डिटेल से, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है, फंक्शन को देख करके आपको आगे बढ़ना है, फंक्शन को देख करके कि हमें ऑल और फंक्शन को कैसे देखना है। जब फंक्शन रूट में हो तो क्या करते हैं, जब फंक्शन अंश में रूट में हो तो क्या करते हैं, हर में रूट में हो तो क्या करते हैं, ठीक है, मोड में हो तो क्या करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो ये इसके आपके कम से कम 2 प्रश्न आप मिनिमम मान लें, 3-4 रहते हैं लेकिन 2 आप मिनिमम मान लें इसके अंदर, ये आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप 40% की बात नहीं करें, हम 80% की बात करेंगे अगर ये चीजें कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं। हमें डर लगता है कि मुश्किल होंगे, लेकिन होते नहीं मुश्किल, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपनी जेब में है।
फिर अगला है 12th का पहला चैप्टर, स्वतुल्य, सममित और तीसरा संक्रामक। ये इसके अंदर आपका एक प्रश्न बनता है और स्वतुल्य सममित संक्रामक अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। स्वतुल्य कैसे प्रूव करते हैं मैंने बता दिया, इसमें केवल एक एलिमेंट लेते हैं। सममित के अंदर अपन 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और संक्रामक के अंदर अपन 3 एलिमेंट लेकर के प्रूव करते हैं। मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, मैंने जस्ट अभी जो पहले वीडियो बनाया है उसके अंदर बता रखा है आपको। तो आप इसका क्वेश्चन ये बिल्कुल आप सही कर लेंगे कि वो फंक्शन दिया गया फलन जो है संबंध है वो आपका स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। अगर तीनों है तो आपको मालूम है तुल्यता संबंध है। आजकल वो इस पर प्रश्न चेंज करता है। आपको कुछ याद आ रहा है? इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है वो एक ये और आ रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे खाली स्वतुल्य संबंध की बात, स्वतुल्य की बात करता है, तो स्वतुल्य के लिए आप कैसे करते हैं? स्वतुल्य के लिए मतलब वो पूछता है कि कितने स्वतुल्य संबंध होंगे, तो स्वतुल्य के लिए अपन ने क्या पढ़ रखा? फैक्टोरियल n, जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर होंगे उसका फैक्टोरियल, वो इसके अंदर स्वतुल्य का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हमने और भी देखा, इसके अंदर ये एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पावर n पावर n स्क्वायर। ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन की संख्या है। ध्यान देना अपन ने कर रखा है, तो ये ऐसे थोड़ा सा याद रख ले तो हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं। फिर इसके अंदर हालांकि इस चीज को पूरा को मैंने आपको बता रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर जो आता है अगला, हाँ, फिर मैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन और उन्नयन अवनमन कोण है ना, उन्नयन अवनमन कोण 10वीं क्लास का, और इसका एक प्रश्न इसने हमेशा पूछा है। इस प्रश्न को हम रोंग नहीं करेंगे। जो तरीका है मैंने बता दिया है, अभी 10th का भी पूरा डाल रखा है, तो वो आप इसको सही कर लें। फिर बात करें हम 39, हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अरे यार, इस प्रश्न को कैसे अपन गलत कर दें? वर्धमान ह्रासमान याद होगा आपको, मैंने बता रखा है, उसको हल किया, ठीक है। प्लस अनंत माइनस अनंत, जितने भी मान आए 2 और 3, ये प्लस माइनस प्लस, तो आपको मालूम है कि इसके बीच में तो वो इंक्रीजिंग, इसके बीच में डिक्रीजिंग, इसके बीच में इंक्रीजिंग। आपको पता, आपको सीधा सा पैटर्न इसका, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर हम बात करें नंबर 40, मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अगला है 40 पे मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप इन 2 क्वेश्चन को ठीक से कर लें, बता रखा है मैंने, आप आराम से सो कर लोगे, ठीक है। इसको अपन काउंट कर लेते हैं एक बार कितना हो रहा है, ताकि वापस नया करने में दिक्कत नहीं आएगी। 2 ने 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो ये आपके 29 क्वेश्चन इसके अंदर ये हो जाएंगे। 29 और 1 3, ये तो ये एक और रह गया, ये तो 29 + 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इजी वे में कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने इस कंटेंट में से पढ़ना है, आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं इसके अंदर और लेता हूं। फिर इसके अंदर अगला जो टॉपिक बचा है वो है अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है ना, 41 न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। और इसके अंदर याद कीजिए
मैंने इसके अंदर प्रथम अंतर दे रखा हो और उसके बाद में वो बहुपद कैसे निकालते हैं। इसके अलावा जो मैंने पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, ठीक है ना, इसके अलावा वो जो चारों अपने सिम्पसन के 1/3 3/8 रूल, वेडल रूल, ये मिला करके आपके इसके अंदर कुल बनते हैं क्वेश्चन, आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर आपके सिंप्लेक्स भी इसी के अंदर एनालिसिस, तो 6 क्वेश्चन इसके अंदर आराम से बनते हैं। मैं 6 में से इसके अंदर 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन अपने करेक्ट इसके अंदर होने चाहिए, सारे के सारे सरफेस लेवल के इसके अंदर इसने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँ 42, ये अब आता है, देखो मैंने अलग अलग जगह से लिया है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कौन सी, 10th लेवल की, 10वीं के लेवल की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, सेक्शन फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना, किसी चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको किसी एक शीर्ष को निकालना, तो ये इसके अंदर इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये 2 क्वेश्चन अपने बिल्कुल सही बैठने चाहिए, ध्यान रखना। फिर अगली बात करें 43, हाँ एक खास पार्ट रह गया, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल दोनों ही। इसके अंदर याद कीजिए, मैंने अच्छे तरीके से इसके जो कुछ क्वेश्चन ही करवाए, ज़्यादा मैंने कराई नहीं, और उसी लेवल को अगर ठीक से पढ़ लेते हैं आप, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आप इसमें से इजी वे में कर लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें हम इसके अंदर 44 के अंदर जो है आपके सबसे खास टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं 5 मान रहा हूँ, 5-6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, लेकिन 5 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरम बेस्ड, जनक के, कोटि के, ठीक है, चक्री समूह, विभाग समूह, समाकारिता, समूह समाकारिता, नॉर्मल सब ग्रुप, उप सब ग्रुप, और अपने कर्नेल खासतौर से ये 3-4 टॉपिक जो है, परमुटेशन है ना, इनसे बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं जाता। फर्माट थ्योरम, वो किसका भाग देने पर शेषफल कितना बचा, बस ये, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो आप आराम से 5 क्वेश्चन इसके अंदर सही कर सकते हो। एक टॉपिक मैंने और लिया है नंबर 45, ग्रेजुएशन लेवल का जो आपके 2D का पोर्शन है ना, बीएससी ग्रेजुएशन लेवल में से जो बीएससी के जो क्वेश्चन पूछे दीर्घवृत्त के, अतिपरवलय के, ठीक है, जिसमें वो उत्केंद्र कोण वाली बात हुई, ठीक है ना, तो वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके वो बनते हैं, आराम से वो आप सही कर सकते हो। और एक जो मैं लास्ट टॉपिक ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, 10वीं क्लास वाला, 10वीं नहीं, अपने 12वीं क्लास का, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, वो वेक्टर और वो दिक्को जाए वगैरह सब, समतल वगैरह सब इसके अंदर आ गए, प्लेन वगैरह। तो 3 क्वेश्चन आप इसके अंदर से आराम से सेट कर सकते हैं, जो मैंने बताए उनसे ध्यान से देख लेना। अब इनको अगर आप देखें, मैंने काफी टॉपिक छोड़ दिए, बहुत सारे टॉपिक मैंने लिए ही नहीं, अटैच ही नहीं किए उनको, हालांकि मैंने आपको YouTube पे सब बता रखे हैं, आपके इस CMP चैनल पे मैंने सब पूरा कोर्स करा रखा है, मैंने एक टॉपिक करा रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मैंने यहाँ में जो एक के जो अपन बैठे ना कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं। अब इसमें देख लो आप 5, 6, 7, 8, 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आप इसके अंदर जोड़ लें। 19 और 3 ये इसको इसमें लेते हैं, 19 और 3 22, ठीक है। आप देख लें कितना हो रहा, 9, 2, 11, 2 ने 2, 4, 6, 4, 10, 10 ने 1, 11, 111 क्वेश्चन आपके सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, सरफेस लेवल के, बहुत कम थ्योरी से आप कर सकते हैं। ये 111 भी कौन से हैं, अभी भी आपके इसके अंदर एक बात बाकी है,
ये क्वेश्चन आपके 130 में से हैं, प्लस 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पेडागोजी के, मैंने उसको शामिल नहीं किया है, सुन लेना, ठीक है ना। यानी आप आराम से सरफेस लेवल पे बता रहा हूं कि आप 111 क्वेश्चन आप इजी वे में जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर 111 में अगर आप जोड़ दें 111, 20 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी जोड़ दें इसमें से, तो आपके कितने हो जाएंगे, 5 ने 1 6, मैथ्स मेरी वीक है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। 5 और 1 6, 1 और 1 2, ठीक है। और ये 126 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 126 क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम इसमें करेंगे कितने गलत हो जाएंगे, क्या होगा, वो चीज मैं आपको अभी अलग से बताता हूं। मेरे 111 क्वेश्चन जो इस पैटर्न के हैं वो मैंने आपको केवल मैथमेटिक्स के बताए हैं। पेडागोजी के आपके 20 क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना, वो आप इजी वे में आराम से 15 क्वेश्चन 20 में से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उनको आप इस पैटर्न से आप एक एक चीज आप बुक और अपना जो भी नोट्स बना रखे हैं उससे खोल कर देख लें, ताकि ये क्वेश्चन आप सही कर सको, ठीक है। ये तो हुआ हमारा किस कंटेंट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से आपके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। अब क्या बचा, अब मैं चलता हूं एक नई चीज की तरफ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, क्या पैटर्न रखना है, कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, वो बता रहा हूं मैं। आप इसको अगर इस टॉपिक को अगर मेरी इस बात को अगर छोड़ दिया लास्ट स्टेज पे, इस वीडियो के एंड में जो बता रहा हूं मैं, मतलब आपने कुछ नहीं देखा, आपने ये सब पढ़ा, सब फेल हो जाएगा, इतना बता रहा हूं मैं आपको। ये जो देखा है सब पढ़ा के इसको इस तरीके से पढ़ोगे और फिर आप पेपर को कैसे मैनेज करोगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। यहां आप देखिए, आपको एक टेबल दिख रही है और इस टेबल के अंदर मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, और ये सिस्टम पूरा जो आप सभी लोग जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन एग्ज़ाम देने जाने वाले सभी कैंडिडेट्स के अंदर ओवरऑल एक जो मेंटेलिटी होती है कि मैं कितने क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करूँगा और कितने क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने के बाद कितने राइट होंगे और कितने रॉन्ग होंगे, ये आपका अपना इंडिविजुअल मतलब ये डाटा है। आपको इसको ऑब्जर्व करना अपने ऊपर खुद पर लेकर के, कैसे वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ नीचे तो लिया है जीके वाला पोर्शन और यहाँ ऊपर लिया है अपना मैथ्स का। मैं मैथ्स को बाद में देखूँ, पहले मैं जीके की बात करूँ, ठीक है। इसको ठीक से समझ लेना आप। हमारे पास में जीके के जो है 100 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, ये आपको पता है। अब 100 क्वेश्चन में से हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम 100 में से कितने करने चाहिए। कोई कहता है 20 करिए, मतलब 50 करिए, कोई 60 करिए, 80 करिए, कोई 90 करिए, ऐसा बोलता है। तो उस केस में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर के एक क्राइटेरिया बनाया है आपकी अपनी सोच के बेस पर, ठीक है। क्राइटेरिया ये है कि 100 क्वेश्चन हमारे पास में है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपको मालूम है कि सबसे पहली बात तो आपका जो एक क्वेश्चन जो है वो आपके मतलब 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्राइटेरिया ये बनाया है कि हम अगर जितने क्वेश्चन हम करते हैं उसका 1/3 जो है वो माइनस यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। ये आपका अपनी सोच है कि आप अगर ये मान के चलो कि आपके मतलब जैसे आपने मान लो 100 क्वेश्चन किए, 100 के 100 ही पूरे कर लिए, तो हो सकता है आपके उसमें से 33 गलत हो जाए और 67 सही हो। 1/3 को मैंने रॉन्ग माना, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा सही हो सकते हैं,
हैं, इसमें गलत कम होते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया कि 33 जो है 1/3 है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हमारा जो स्कोर क्या बैठेगा, मैंने इन सभी के अंदर वही सिस्टम लिया है, ठीक है। 100 में से अगर 33 गलत हो गए यानी कि 67 आपके राइट हो गए, तो आपके इसमें से जो आपका जो स्कोर बनता है वो जीके का बनेगा 112। अगर आपने 90 का किया है, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ 1/3 माइनस कर लो, यानी 30 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। अब आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, तो उस केस में आपके स्कोर बनेगा 100 का। फिर अगर 80 क्वेश्चन अगर आपने सही किए, मतलब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन हाथ ही लगाए 20 के, ठीक है, तो उस केस में भी अपन देखते हैं, तो ये 26 27 एग्रेसी यानी कि 26 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हो गए। अब सही कितने हुए 54, तो उस केस में आपके जो स्कोर हुआ जीके का 90। मैंने ये 3 कैडर बनाए हैं, ठीक है। आप देखो 100 अगर करते हैं तो आपके 112 नंबर आते हैं, 90 करते हैं तो 100 आते हैं, और 80 करते हैं तो 90 आते हैं। आप एक क्राइटेरिया देख लो आप, ठीक है, 1/3 के हिसाब से। अब ये आते हैं कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि आपके जो उसमें से लिखा होता है क्लियर कि प्रश्न अंक का 1/3 निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न अंक का एक प्रश्न आपके कितने 2 नंबर का है, इसका मतलब एक प्रश्न रॉन्ग होते ही, एक प्रश्न अगर आपके रॉन्ग हुआ तो ये आपके 2/3 इसका मतलब 2/3 जो नंबर है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ कि 100 में से आपने 67 प्रश्न अगर सही किए तो 67 का डबल करें आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ये सही है और 2 नंबर का है, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 ने 1 13, 134 नंबर तो आपने अर्न किए, ठीक है। लेकिन इसमें से गलत कितने हुए? 33 का 2/3, ठीक है। 33 का आपके 2/3 जो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इस हिसाब से आप देख लें 134 माइनस ये कितने हुए 11 दूना 22, तो ये 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, और ये 112 नंबर आपके ये। आप इसी तरीके से इसका भी हिसाब लगा सकते हैं। भले देख लीजिए, जैसे मान लो 90 है, आपने 90 किए तो 90 में से 30 गलत हुए, 60 सही हुए, तो 60 सही हुए तो मतलब 60 × 2 बराबर 120 नंबर तो आपके आए, और माइनस आपके 30 का 2/3 यानी कि 10 दूना 20 माइनस कर लो, यानी कि ये 100 नंबर आए। ये देख लीजिए, ये आपके इसी तरीके से अगर 80 किया तो ये आपके इस तरीके से ग्राफ डाउन होगा। अगर आपका 1/3 जो है वो गलत होता है, अगर ज़्यादा सही हो रहा हो 1/3 से, तो क्या गलत होगा यार, है ना। इतने ही बुरे कर्म तो नहीं किए होंगे कि मतलब हमारे जो मतलब इसमें से तुक्के लगाने से मतलब गलत हो जाए, है ना। 1/3 खूब आए, इससे ज़्यादा ही सही होंगे, पक्की बात आप मान के चले, लेकिन फिर भी हमने इतने कर दिए। यानी इस चीज़ को अपन ग्राफ से अगर देखें तो आप देखिए, मैंने x अक्ष पे तो मार्क्स ले लिया और y अक्ष पे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे या एक काम करें, भले इसको आप इसमें इधर ले लें, क्योंकि ये सिस्टम आपको समझना जरूरी है। इसके अंदर आप क्वेश्चन ले लें, ठीक है, इधर आप मार्क्स ले लें, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके मार्क्स के बढ़ने की संभावना है। देख लो आपने क्वेश्चन अगर 80 किए तो 90 नंबर आ रहे थे, 90 क्वेश्चन किए तो 100 नंबर आ रहे हैं, और 100 किए तो 112 आ रहे हैं। और ये क्राइटेरिया कौन सा है? ये 1/3 रॉन्ग वाला। अब ये कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1/3 और ये 1/3 अलग बात है। ये तो आपके 1/3 में वो कह रहे जो अपना क्वेश्चन में कितना नंबर कटेगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो पेपर का सिस्टम है, पेपर में नोट लिखा होता है कि प्रश्न अंक का 1/3 काटा जाएगा, ये वो वाली बात है। या ये 1/3 आपका अपना मतलब एक सिस्टम है कि आप ये मान के चलो कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 1/3 आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप ये मान के चले, ये आपको बेस मानना है, बेस इसका ये रहेगा जीके के अंदर 1/3 की संभावना रहती है रॉन्ग होने की, ठीक है ना। और इसलिए मैंने ये 1/3 का मान करके ने फिर ये बनाया है।
आप ठीक से देख लें इसको। तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी स्कोर ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। कारण क्या है कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन में इसमें भी तुक्का लगाया, इसमें भी तुक्का लगाया, इसमें भी तुक्का लगाया। तुक्का मतलब 2 ऑप्शन में आपको जो कंफ्यूजन है वहां आपने अगर तीनों प्रश्न को छोड़ दिया, ठीक है, तो नेट रिजल्ट आपके 0, कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपने 3 क्वेश्चन को किया है, ठीक है, जिसमें आपको 2-2 की समान बन रही है कि यार 2 में से 1 सही है, 2 में से 1 सही है, 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही है, तो वहां आपके अगर ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए है तो 3 में से अगर आपके 1 क्वेश्चन भी राइट हो गया ना, 2 गलत हो गए, तो भी आपके नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है कि 2/3 ये तो जा रहा आपके माइनस में, और 1 सही करने से आ कितना रहा 2, तो 2 में से आपके कितना माइनस करना 2 - 4/3, तो भी देख लीजिए आप फायदे में, तो भी फायदे में। अगर 3 में से 1 भी सही हो गया तो नेगेटिव कटकुटाने के बाद भी आप फायदे में हैं। फिर भी आप देखो ये 6 - 4/3, तो ये आपके कितना 2/3 नंबर अभी आपके मिल रहा है, जितना भी कहने का मिल, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 3 में से 1 भी सही कर लेते हैं तो हमारी संभावना बनेगी, क्योंकि 3 में से 1 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, पक्की बात। अगर 3 में अगर आप तुक्के लगाते हो 1 क्वेश्चन आपके सही होगा, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो इसलिए आप इस स्थिति को ध्यान में रखें। अगर आपने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, कितना ही सोचोगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल जो आ रहे हैं वो ही करूंगा, तो भी उसमें आपकी गलतियां हो जाएगी। अभी आपने पेपर सोल्व करके देखे होंगे और उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि कितने क्वेश्चन करूं मैं, तो कितने मेरे गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। ये सिस्टम आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो मेरी सोच ये कि अगर आप आंकड़ा बढ़ाते, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100 के 100 करिए, वो आपके पेपर की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वहां के पेपर किस लेवल का आ रहे हैं, वो आपको डिसीजन लेना है। मैंने एक जनरल आपको ये आइडिया बताया है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके नंबर की संभावना बढ़ेगी। अगर आपने क्वेश्चन ही कम किए तो वहां आप यहाँ जैसे बताया ना मैंने 3 क्वेश्चन है, 3 ही अगर कुछ किया ही नहीं तो यहाँ 0 नंबर आ रहा है। लेकिन आपने 3 किए और 3 में से अगर 1 भी सही हुआ तो यार 2/3 नंबर तो आ रहा है ना, सब तो नहीं चला गया। तो इसलिए मेरा जो अनुमान है वो ये है कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा कम नहीं करने, हमें क्वेश्चन का आंकड़ा जो है लगभग 90+ बनाने की, या 90 तक तो पहुंचाना ही चाहिए। ये मेरा ऑल ओवर मामला है, ठीक है। ये हुआ जीके का मामला। अब हम चलते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर अपन चले। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका ये जो मामला है इसके अंदर आपके साइकोलॉजी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइकोलॉजी वाले भी आप क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हो। तो आपका जो है आइडिया है वो लग जाएगा सही दिशा में, और आपका आंकड़ा ये जो है बढ़ जाएगा इसके अंदर स्कोर। फिर हम बात करें मैथ्स की। अब यहां थोड़ा मैथ्स के अंदर सिस्टम अलग ही ध्यान रखना। जीके से मैथ्स का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, हम हूबहू इसको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहां देखें, हमने सिस्टम वही रहेगा जैसे आपने 140 क्वेश्चन किए, ठीक है। यहां बेस माना है 1/4 रोंग होने का। जीके में ज्यादा संभावना रहती है गलती होने की, इसमें कम। तो 1/4 प्रश्न मान लो इसमें से गलत हो गए, 4 का इसके अंदर भाग लगा दो तो ये 35 70 से 140, तो ये 35 प्रश्न इसके अंदर आपके मान लो गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। और राइट कितने हो गए 105। मतलब 105 का मतलब ये 105 और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, तो ये आपके कितने 210 नंबर आपके इसके अंदर आए। अब माइनस कितने हुए 35, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये इस मत लगा ना 35, ये तो अपने उसका लगेगा 2/3, मतलब 1/3 अंक कटता ना, तो ये 35 × 2/3, तो ये कितना हो गया 210
माइनस 35 दूनी 70 बटा 3 यानी 23 3 69। तो आप मान लें इसके अंदर भले 23 मान लें भले 24 मान लें, तो कितना हो गया 10 में से 4 गए 6 और ये 11 अपने 10 0 में से यानी कि 10 में से 2 गए 8 186 नंबर। ठीक है, तो ये 186 आ रहा है। हम इसी तरीके से अगर यानी कि ये आंकड़ा है, अब अगर अपन ने 130 किया, मान लो 130 क्वेश्चन किए, ठीक है, यहां पर मैंने 1/5 कर दिया है, मतलब 1/5 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होंगे, यहाँ 1/4 क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मैंने कम कर दिया गलत, यहाँ जाने के बाद गलत की संभावना बड़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 130 पे थोड़ी कम रखी, 1/5 ही रखा। ठीक है, तो 1/5 रखा तो 26 क्वेश्चन गलत हुए, 104 नंबर आए, और 104 नंबर आए तो ये आपके 104 × 2 बराबर 208 माइनस कितने 26 × 2/3। ठीक है, तो ये 208 माइनस 26 दूनी 52/3 यानी कि 208 माइनस 17 51 17 माइनस कर लो, ठीक है ना, 18 माइनस कर लो, तो जो भी आएगा ये आपके आ जाएगा 190। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा बड़ा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 15 कर दिया, गलती की चांस। लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक कैंडिडेट के इसके अंदर सिस्टम से अगर मान लो अपन 14 ही रखेंगे गलत का, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये आंकड़ा इससे कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ देखिए आप यहाँ 120 किया तो ये 105 वाला बेस माना, तो यहाँ 190 से 176 हो गए। ठीक है ना, मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नंबर आंकड़ा स्कोर जो है वो कम रहने की संभावना है। अगर प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके जो प्रश्न गलत होंगे वो माइनस करने के बाद भी आपके स्कोर जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो आप इसको ले लें जो हमने निकाला है, इसके हिसाब से अगर आप इसको देखें तो क्या बैठता है, ये इधर और ये इधर, इसमें कितना बैठ रहा है आपके 6 और 2 8 यानी कि 298। ठीक है, इसके अंदर क्या बैठ रहा है आपके कितना 290। ठीक है, और लास्ट ये जो है इसमें कितना बन रहा 6 और 7 9 7 16 और ये 266। देख लीजिए आप ऑल ओवर आंकड़ा देख लीजिए आप, ज़्यादा प्रश्न अटेंड करना कम करना, ठीक है, ऑल ओवर सिस्टम देख लीजिए आप, ये ज़्यादा प्रश्न करने में 298 हो रहे हैं या 290 हो रहे हैं, 266 हो रहे हैं। मतलब ये सिस्टम ध्यान रखना है। तो मैं इस समय ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा सोचिए, हम सोचते हैं कि यार जो प्रश्न बिल्कुल आएगा एग्जैक्ट में उसको करूँगा ताकि माइनस में नहीं चले जाएं। अरे माइनस सबका सब नहीं जा रहा है, अगर सही हो रहा है तो 2 नंबर मिल रहे हैं, सही होने पर 2 नंबर मिल रहे हैं, और अगर वो गलत हो गया तो 2 में से आपके 2/3 इस माइनस में जा रहा है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगर उससे सही हो भी गया ना तो 2 नंबर, और गलत हुआ तो 2/3 जा रहा है, 1 नंबर भी पूरा नहीं कट रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपने एक प्रश्न सही किया 2 या यूं कहो कि एक प्रश्न गलत किया तो 2/3 माइनस गया, फिर एक और गलत किया तो 2/3 माइनस, फिर एक और गलत किया तो 2/3, यानी 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं, ठीक है, तो ये 6/3 यानी कि 2 नंबर माइनस में जाते हैं। 3 प्रश्न गलत करने पर आपके 2 नंबर माइनस होंगे, और अगर इन 3 में से आपने एक भी सही कर लिया, मान लो इसकी जगह, ठीक है ना, ये अगर एक भी सही कर लिया तो ये वापस आपके इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपके प्लस में हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम ये रिस्क लें? बिना रिस्क लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सीधी सीधी बात है। अगर आपने सड़क पे चल रहे हैं आप, ठीक है, और कोई वाहन पहले से चल रहा है,
आपने अगर उसको चलते चलते ओवरटेक अगर नहीं किया, ठीक है, ओवरटेक नहीं किया तो जीवन में आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। और ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक्सीडेंट का खतरा भी रहेगा, ठीक है। अब दोनों में से आपको तय करना है कि रिस्क ले ही नहीं ताकि पीछे ही बने रहे, ठीक है। और अगर आप सोचें कि नहीं यार रिस्क लें और फिर आगे बढ़ें, तो शायद इसके अंदर एक्सीडेंट का खतरा तो रहेगा, लेकिन सावधानी बरती तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज आपको जीवन में यहां उतार के चलना है ताकि आप इसके अंदर थोड़ा अच्छा स्कोर कर सको। फिर भी ऑल ओवर आपको इस सिस्टम के साथ साथ आपको मैंने ऑल ओवर बात कह दी है कि क्वेश्चन कम नहीं करने हैं। कम क्वेश्चन अगर किए तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जैसे 2014 वाला एक पेपर ऐसा आया था जिसके अंदर मतलब इतना टफ पेपर था, क्वेश्चन सारे के सारे 10th और 9th बेस के ठोक दिए उसने, लेकिन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिए। उस समय मेरिट बहुत नीचे गई, बहुत नीचे गई थी मेरिट, उसमें कोई 200 से भी नीचे गई थी, 100 और कुछ मेरिट गई थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको लग जाए कि हाँ वास्तव में टफ है, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां स्कोर नहीं बढ़ाना है, क्योंकि पेपर सामने आते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अगर अभी तक जो पेपर अपन देख रहे हैं लगभग सारे पेपर उस 2014 पेपर को छोड़ करके एवरेज पेपर हैं, और एवरेज पेपर अगर लगता है तो आपको स्कोर बढ़ाना है, तभी आप उसमें सेफ जोन में रह पाओगे। अगर क्वेश्चन ही कम किए, आपने जीके में क्वेश्चन ही 60 किए, ठीक है, और इसमें से अगर आपके 20 गलत हो गए, ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन सही हुए, और 40 क्वेश्चन अगर सही हुए तो 40 के नंबर कितने आएंगे? 80। ये तो आए, अब माइनस भी करो ना भगवान, तो ये 20 इंटू 2/3 माइनस हो जाएगा, तो ये 80 माइनस 20 दूना 40/3, 13×3 यानी कि 14 नंबर माइनस कर लो, ठीक है। तो ये कितने? 66 नंबर, ये आपके स्कोर बनेगा जीके में 66 नंबर का, ठीक है ना। आप उस 40% वाले स्कोर को भी कवर नहीं कर पाए, फिर घर आकर के हाथ दे करके बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसी गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। हमने इतने लंबे समय से इतनी मेहनत की है, मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लगातार लगे हैं डट के, ठीक है। तो उस चीज को, इस मैनेजमेंट में गड़बड़ नहीं करना है। मैं कब से सोच रहा था कि ये कंटेंट तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये चीज मेरे मन में चल रही थी कि मुझे आपको बताना है, नहीं तो यार सब यहाँ अपनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और इसलिए मैंने आपको सिस्टम बताया। अब ये क्राइटेरिया आपको अपने ऊपर लेके चलना है कि आपने जो पेपर देकर देखे होंगे, कुछ टेस्ट खुद ने किए होंगे, तो आपके एवरेज कितना, मतलब जो गलत हो रहा है उसको बेस मान करके और आपको अपना एस्टिमेट बिठाना है। कोशिश ये करनी है कि हमारा आंकड़ा दोनों मिला करके ने 300 प्लस तो आराम से जाना ही चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने एक जनरल बताया है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ दी है, काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ी है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आप पेपर को मैनेज करें और आप एक अच्छा स्कोर, एक बैलेंस स्कोर आप प्राप्त करें, ताकि आप सेफ जोन में रहें और घर आकर के चैन की नींद सो सके सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के टीचर बनने के सपने को लेकर के, ठीक है। तो ये मेरे आज का स्कोर शीट है, आप इसको ठीक से समझें, पढ़ें और अपने हिसाब से इसको अपने ऊपर लेकर के कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से करें। ये एक जनरल एस्टिमेशन है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल जो CNPC है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकें। थैंक्स।